क्या आपको पता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में चीजों के दाम अचानक बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, कई बहुत सस्ते हो जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा नौकरियां चली जाती हैं, कभी लोगों की सैलरियां बढ़ने लग जाती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसा क्या चीज है जहां पर मंदी आ जाती है या महंगाई आ जाती है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके रीजन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पुराने टाइम पे जाना पड़ेगा, जहां पर एक थे प्रोफेसर जे एम केन्स, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रभावी मांग का। उन्होंने कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था तभी संतुलन में हो सकती है जब उस अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देने से पहले एक और चीज था जिसके बारे में जानना है, वो है 1929 की महामंदी, 1929 की महामंदी। महामंदी का मतलब क्या है? लोगों की नौकरियां जा रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, काम धाम सब ठप पड़ रहा था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। इन सब चीजों को दूर करने के लिए उस समय थे तो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री, लेकिन किसी भी अर्थशास्त्री का विचार, किसी भी अर्थशास्त्री का सिद्धांत, किसी भी अर्थशास्त्री के नियम कानून काम नहीं आ रहे थे। तो ये लगभग 4 साल तक ये महामंदी चली, फिर धीरे धीरे दूर हुआ। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद कीन्स ने अपनी बुक जो पब्लिश की, उस बुक में उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से हम अर्थव्यवस्था की ये मंदी है या फिर इसका उल्टा महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले ऐसा विचार किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। और हम ये देखते हैं कि 1929 के बाद से आज तक कभी भी उस तरह की महामंदी नहीं आई। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कुछ साल पहले यूरोप में वो मंदी आई थी, डिफ्लेशन हुआ था, लेकिन वो भी उबर गया। ठीक है, उन्होंने सिंपल कहा था कि किसी भी इकोनॉमी में आय को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों में उनका जो कॉन्सेप्ट था प्रभावी मांग का था, जो बेस था उस देश के सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। मतलब पूरी गतिविधियां देश के लोगों से होती है, देश के सभी लोगों की मांग सामूहिक मांग और देश के सभी लोगों की पूर्ति सामूहिक पूर्ति। जिस बिंदु पर सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग बराबर होते हैं उसे प्रभावी मांग कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि संतुलन आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि एडी और एएस कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे। तो समझेंगे कि सबसे पहले 1929 में क्या हुआ था। 1929 में आया था महामंदी। ठीक है, क्या आई थी? महामंदी। ये 1929 से लेके 1933 तक चली, यानी कि 4 साल की बहुत बड़ी भयंकर महामंदी आई थी, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री फेल हो गए। उसके बाद इसके ठीक 3 साल के बाद 1936 में एक बुक प्रकाशित हुई, पुस्तक जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको नॉर्मली थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी हम शॉर्ट में जानते हैं। और इस 1936 की जो बुक थी, इस बुक के जो लेखक थे, जिनका नाम है प्रोफेसर जे एम केन्स, उन्होंने इस बुक को पढ़ा और इस बुक में उन्होंने ऐसे ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रैक्टिकल, क्योंकि उन्होंने इस 1929 की अर्थव्यवस्था को सही से समझा, देखा किस तरह से कार्य किया, उस सब कुछ किया। और उन्होंने यहाँ पर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, सिद्धांत दिया, जिसको कहा जाता है प्रभावी मांग का सिद्धांत। किसका? प्रभावी मांग का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म में किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो मांग है। तो हमें मांग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिमांड को ध्यान में रखना, जो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी प्रभावी मांग में उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया। एक कॉन्सेप्ट आया एग्रीगेट डिमांड का और एक कॉन्सेप्ट आया एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट डिमांड यानी कि सामूहिक मांग, सामूहिक मांग, और वही दूसरा होता है एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सामूहिक पूर्ति। और इस कॉन्सेप्ट को आज भी फॉलो किया जाता है। इनके इसी कारण जेएम कीन्स को क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किया जाता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से इनको
जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब बेसिकली सबसे पहले हमें सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति की अवधारणा को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, कहां से? सामूहिक मांग से। सामूहिक मांग, सामूहिक मांग को, सामूहिक को हम कुल मांग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको जो है समग्र भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है एडी, शॉर्ट नेम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामूहिक मांग क्या है? तो अगर सामूहिक का मतलब होता है कुल, मतलब किसी भी देश के नागरिकों की मांगों का योग, यानी कि किसी भी देश में जितने भी नागरिक रहते हैं वो सब लोग जितनी भी मांग करते हैं उनकी मांगों का योग करते हैं। नागरिकों मांगों का योग का मतलब होता है सभी नागरिकों के द्वारा किए गए व्ययों का योग। तो व्ययों का योग का मतलब होता है एक तरीके से जो समग्र मांग होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है, एक्चुअली में क्या होता है? ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि कुल व्यय होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना किसी भी अर्थव्यवस्था में जो कुल व्यय होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है उपभोग व्यय, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंजप्शन व्यय, शॉर्ट में बोलते हैं सी। और दूसरा होता है उत्पादन के लिए किया गया व्यय, यानी कि निवेश व्यय, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि लिखा जाता है आई। इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट में जाए, किसी भी अर्थव्यवस्था का कुल मांग उस अर्थात उपभोग व्यय और निवेश व्यय के बराबर होता है। ठीक है, इस नॉर्मली क्योंकि उपभोग और निवेश दोनों ही किस पर निर्भर होता है? आय पर निर्भर होता है। ये दोनों ही आय का क्या है? भाग है। तो आय के आधार पर जैसे आय बढ़ती चली जाएगी, उपभोग बढ़ती चली जाएगी, लेकिन निवेश एक ऐसी चीज है जो हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है अल्पकाल में। एक बार जो निवेश कर दिया सो निवेश कर दिया। तो ये होगी सामूहिक मांग की अवधारणा। और सामूहिक मांग को अवधारणा को थोड़ा सा और डिटेल से अगर हम समझने जाते हैं तो ध्यान में ये रखेगा कि डिटेल समझने के लिए हमें इसके किसको समझना पड़ेगा? इसके टेबल को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आय का एक हिस्सा, एक तरफ लिखते हैं हम आय, ठीक है, आय का एक हिस्सा व्यय किया जाता है कंजप्शन यानी कि सी, फिर किया जाता है इसमें से कुछ निवेश जो कि एक जैसा रहता है, और इन दोनों का टोटल होता है सामूहिक मांग यानी कि सी प्लस आई। अगर अर्थव्यवस्था में आय जीरो है तभी कुछ ना कुछ व्यय होता ही लोगों का, ठीक है ना। व्यय यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपभोग, उपभोग व्यय। ठीक है, मान लो ये जीरो है और आय हमारी बढ़ती चली जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा व्यय हो गया 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अब इसमें से हमने कुछ हमेशा निवेश करते हैं और निवेश अल्पकाल में इतना ही रहता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार आपने अगर कहीं पर पैसा लगाया तो बार बार नहीं लगा सकते, तो अल्पकाल में निवेश हमेशा स्थिर रहता है। और इन दोनों का टोटल एग्रीगेट डिमांड होता है, ये हो गया 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो आय का एक भाग उपभोग पर जाता है, निवेश होता है, और इन दोनों का टोटल एग्रीगेट डिमांड होता है। इस चीज को थोड़ा सा और डीपली अगर समझने जाएं तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाता है। यहां पर हम शो करेंगे आय, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, और यहां हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। तो आय हमने लिखना है 200 200 के डिफरेंस में 200, 400, 600, 800 और ये हो गया 1000। और यहां पर हम लेना है 100 100 के डिफरेंस में 100, 200, 400, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। सबसे पहले व्यय को बना दीजिए। जब इनकम जीरो है तो हमारा उपभोग कितना हो रहा है? 100। ठीक है, क्यों? और इसको बोलते हैं, ये जो उपभोग होता है इसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। मतलब पैसा हो ना हो, जिंदा रहने के लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कितना?
300, 300 यानी कि 100 और 400 के बीच में, यहाँ वाला पॉइंट हो गया। फिर हो गया हमारा 400, सॉरी यहाँ पर हमने डेटा ही देखिए 100, 200, यहाँ पर हो गया 300, 400, 5, 6, 7, ये हो गया 8। ठीक है, अब इसको दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। लीजिए, ये हो गया 300, ये हो गया 400, 500 और ये हो गया 600 का कंजप्शन। इन सारे पॉइंट को आपस में क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो हुआ हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ। इन्वेस्टमेंट हमेशा एक जैसा रहता है, तो ये जो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। अब इन दोनों का टोटल होता है हमारा क्या चीज, सी एडी। तो इन दोनों टोटल करेंगे तो हमारा टोटल हो गया एडी कितना हो गया 300, ये हो गया 300, फिर हो गया कितना 400, नेक्स्ट 500, 600, 700 और लास्ट कितना हो गया बेटा 800। ये जो पॉइंट हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये वाला लाइन हमारा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सी प्लस आई। तो ये ग्राफ हमें एग्जाम में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा ग्राफ बनाओगे आपको मार्क्स उतना ज्यादा मिल जाएंगे। इसी के साथ एक पॉइंट और जुड़ा रहता है हमारा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बनाने के लिए। जो पॉइंट जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है इसमें, वो है सामूहिक मांग के घटक। सामूहिक मांग के घटक या अंग कह सकते हैं। जब इसके घटक और अंगों की बात करते हैं, बेसिकली इसको घटक को समझने के लिए हमें इसको दो भागों में बांटना पड़ता है। एक है हमारा बंद अर्थव्यवस्था में इसके घटक, और दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था में। जब कुछ भी नहीं कहा जाए कौन सी अर्थव्यवस्था का है, तो नॉर्मली हमेशा हम क्या कर लेते हैं, खुली अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल देते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के हमारे बेसिकली दो ग्रुप में बांटते हैं। पहले ग्रुप में दो घटक होते हैं, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, जहां पर सी का मतलब क्या होता है, उपभोग व्यय। उपभोग व्यय जो कि किसके द्वारा किया जाता है, घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आई, जो क्या होता है, निवेश व्यय, जो किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो दूसरा जो ग्रुप बनता है वो है एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हो गया। ठीक है, यहां पर जो जी वर्ड होता है इसका मतलब होता है सरकार का व्यय, सरकारी क्षेत्र। वहीं पर अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था मतलब ओपन इकोनॉमी, जब हम विदेशों के साथ व्यापार करते हैं, तो यहां पर एडी का जो कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बाकी तो सब सेम है यहाँ तक। ये जो एक्स माइनस एम होता है इसको बोलते हैं शुद्ध निर्यात। क्या बोलते हैं, शुद्ध निर्यात। और याद कीजिए जब मैंने राष्ट्रीय वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने कि व्यय विधि का। क्योंकि हमारा जो सामूहिक मांग होता है वो कुल व्यय होता है, तो कुल व्यय के अंतर्गत व्यय विधि के सारे चीज आता है कि घरेलू क्षेत्र का कितना व्यय हुआ, उत्पादन का कितना हुआ, सरकारी का कितना हुआ, शेष विश्व का कितना हुआ, वो सब इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हो गया सामूहिक मांग। सामूहिक मांग जैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति सेम, सामूहिक पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस। सामूहिक को यहां पर भी समग्र पूर्ति भी बोलते हैं, कुल पूर्ति भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक देश में, एक देश के सभी उत्पादकों के द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन मूल्य। ठीक है, मतलब एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक है वो जितने भी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनके मूल्यों का जो योग होता है उसे, इसका मतलब होता है ये है कुल पूर्ति, सभी उत्पादों के द्वारा किए जाने वाले पूर्ति का योग। लेकिन हमने ये समझा कि अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली आय भी बोलते हैं,
दैट इज इनकम, और इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वाई से। ठीक है, तो इसका मतलब अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य को हम कुल पूर्ति भी बोलते हैं और इसी को हम कुल आय बोलते हैं। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था का जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उस अर्थव्यवस्था की इनकम के बराबर होता है। और यहाँ पर जो इनकम का मतलब होता है, इनकम इक्वल टू होता है इनकम का एक भाग व्यय किया जाता है, यानी कि उपभोग व्यय, किस पर, उपभोग व्यय, और इसका दूसरा हिस्सा क्या किया जाता है, बचा लिया जाता है, बचत होता है। तो ऐसे में y इक्वल टू होता है C प्लस S, S पर सेविंग, C पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो ऐसे में AS के इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये कुल पूर्ति होता है। अगर कुल पूर्ति को भी हम अगर डिटेल से समझने जाए ग्राफिकल वे में, तो सबसे पहले तो इसका टेबल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आय है, पूर्ति हो चाहे कुछ भी, हमेशा आय पर डिपेंड करता है। सेम एग्जांपल लेंगे, आय का कितना है, 0। एग्जांपल आपको एक ही लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 800 और ये हो गया 1000, इसी का एक हिस्सा हम कंज्यूम, उपभोग करते हैं। सेम एग्जांपल 100, 200, 300, 400, 500 और 600। तो यहां से हम S निकाल लेंगे क्योंकि S इक्वल टू होता है Y माइनस C। ठीक है, तो 0 में से क्या हो गया, यहाँ पर माइनस में सेविंग हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी हमारा सेविंग भी बढ़ता हुआ चला जाएगा इस तरह से। और इन दोनों का टोटल AS होता है, AS इक्वल टू C प्लस S। अब ऐड किए, 100 में से 100 गया, 100 माइनस का है 0, 200, 400, 600, 800, 1000। इसका मतलब ये दोनों हमेशा इकोनॉमी में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चीजों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करना है, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं ताकि अलग से पूछा जाए तभी कर सके। ठीक है, और अगर संतुलन की आए तब भी बताएंगे। अब इस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में कुछ इस तरह से, क्योंकि हमारा S माइनस में है। तो यहाँ हो गया 0, 200, 400, 600, 800 और 1000। ये हो गया हमारा आय का स्तर। यहां भी लेंगे आप सेम 200, 400, 600, 800 और ये हो गया हमारा 1000। यहाँ पर AS को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 200, ये हो गया माइनस का Y। सबसे पहला काम हमें C दिखाना है। C कितना है, 100, यहाँ पर आ जाएगा पहला पॉइंट 100। फिर धीरे धीरे C बढ़ रहा है, फिर हो गया हमारा 200, फिर हो गया 300, फिर हो गया 400, 500 और लास्ट कितना हो गया यहाँ पर 600। तो C बना दो आप, C। फिर हमारा क्या हो गया, सेविंग। सेविंग कितना है, -100, यानी कि यहां से। फिर हो गया 200, फिर कितना हो जाएगा 100, 200, 300 और ये हो जाएगा लास्ट में 400। सेविंग कर भी बन गया हमारा ये S। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, 0 पर 0 ये वाला पॉइंट। फिर हो गया 200, 400, 600, 800 और लास्ट में ये हो गया 1000। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा ये AS जो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये कर्व बनाइए, ब्लू वाला सेविंग कर्व है, व्हाइट वाला कंजप्शन कर्व है, इन दोनों का टोटल येलो वाला हमारा AS है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। जैसे ये हो जाता है इन दोनों से ही अर्थव्यवस्था हमेशा चलती है। लेकिन अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है चीज सामयिक मांग, क्योंकि पूर्ति का एक लिमिट होता है, हम हमेशा पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। पूर्ति डिपेंड करता है कि संसाधनों पर। कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तित होते हैं। स्थिर साधनों को बदल नहीं सकते अल्पकाल में, लेकिन जो दीर्घकाल में सभी साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अल्पकाल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसको ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते प्रभावी मांग। और प्रभावी मांग से ही प्रभावी मांग मतलब होता है अर्थव्यवस्था के एक ऐसे बिंदु जहां पर सामूहिक मांग बराबर क्या हो जाए, सामूहिक बिंदु। जब ये बराबर होता है तो वहीं से अर्थव्यवस्था का क्या होता है,
संतुलन आय स्तर का अध्ययन होता है, आय स्तर की बात करते हैं, या संतुलन रोजगार की बात करते हैं, या संतुलन उत्पादन स्तर की बात करते हैं, एक ही चीज है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां पर अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो। जैसे ये इनकम है, कितना था, 200, 200, 400, 600, 800 और ये हो गया 1000। वहीं पर हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई हो गया। जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, ये हमारे पास कितना था, 3, 4, 5, 6, 7 और 800 और एग्रीगेट सप्लाई हमारा कितना है, 0, 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 1000। तो अर्थव्यवस्था का एक ऐसा पॉइंट जहां पर इनकम स्तर पे हमारा जो है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही बराबर हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मली, इस पॉइंट को बोलते हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है। इस पॉइंट में हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई पे, और यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये जो बराबर बिंदु है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, संतुलन आय स्तर। मतलब जितने लोग काम मांगते हैं सबको काम मिल रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है सारा बिक रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लोगों की आय का स्तर भी एक संतुलन स्तर पे हो जाती है। ठीक है, एडी और एस दोनों ही आपस में बराबर होता है। अब इस चीज को हमसे क्या कहा जाता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करने के लिए संतुलन आय स्तर को डायग्रामेटिक, जब उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि दोनों ही एडी एस होता है, एडी के बारे में थोड़ा सा लिखिए, एएस के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर ये टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर कोई प्रॉपर मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप क्या दिखाना है, आपको आय स्तर दिखाना है, और यहाँ पर आपको एडी एंड एएस दोनों दिखाना है। एएस कुछ इस तरह से होता है और एडी कुछ इस तरह से बनाया था आपने। एडी दोनों ही जिस बिंदु पर मिलेंगे, ये वाला बिंदु ये है अर्थव्यवस्था का ई, और यहाँ पर होता है वाई, इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहां पर जितने लोग कार्य करने के इच्छुक है वो सबको कार्य मिलता है, और एक फिक्स दिहाड़ी पे, मतलब ये होता है हमारा बेस रेट। ठीक है, और ये इसके होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। यही अर्थव्यवस्था का क्या है, संतुलन आय स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है, संतुलन आय का स्तर होता है, और इसी अर्थव्यवस्था को इसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर सामूहिक मांग यहां ना हो कि हमारा क्या हो गया, अलग बिंदु पर बन जाए। कौन से बिंदु पर बन जाए, ये वाला बिंदु पर, ये वाला बिंदु अगर बन जाता है तो यहाँ पर हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम होती है, कम डिमांड, इसको बोलते हैं हम क्या, न्यून मांग, मंदी आ जाती है। अगर डिमांड हमारा ज्यादा चला जाए तो सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, सप्लाई कर ऊपर की बढ़ तो ये वाला गैप आ जाता है, इसको बोलते हैं हम अधिक मांग, यानी कि महंगाई आ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए डिमांड उतना ही हो जितना जरूरी है, जितनी पूर्ति है, पूर्ति के बराबर डिमांड हो जाता है तो संतुलन होता है, अदरवाइज इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पूर्ति ज्यादा है डिमांड कम है तो प्रॉब्लम है, और पूर्ति कम है डिमांड ज्यादा तो भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लम है, और इसी बिंदु को पर अर्थव्यवस्था को घूमते रहना चाहिए। अब यहां से पॉइंट आता है, एक पॉइंट हमारा बनता है जो पढ़ना है, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण रोजगार क्या है, पूर्ण रोजगार किसी भी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा स्तर होता है जहां पर अर्थव्यवस्था के इच्छुक एवं योग्य नागरिकों को, जो कार्य करने के लिए इच्छुक और योग्य नागरिकों को क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है। तो अगर उन सबको कार्य मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग काम करने के लिए आए हैं और 100 के 100 लोगों को काम मिल जाता है, तो उस बिंदु को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है अपूर्ण रोजगार। अपूर्ण रोजगार का एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर इच्छुक एवं योग्य नागरिकों में से कुछ को काम मिलता है
और कुछ को नहीं मिलता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी बेरोजगारी का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहां पर योग्य लोगों को काम नहीं मिलता। ये वो है जहां पर योग्य लोगों को काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। और भारत में बेरोजगारी एक बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति है। और बेरोजगारी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है उत्पादन में कमी होना। किसका कमी होना? उत्पादन स्तर में कमी होना। तो उत्पादन स्तर को जब तक बढ़ाया नहीं जाए, क्योंकि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संसाधनों के कुशल उपयोग की। किस तरह से एक जो है एक स्किलफुल प्रोडक्शन ले सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा लोगों को आय मिलेगी, इनकम मिलेगी, लोगों का स्तर भी आगे बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जेएम किन्स का था, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। किन्स का किन्सियन थ्योरी, किन्सियन दृष्टिकोण, आय का रोजगार संतुलन, अल्पकाल में आय का रोजगार संतुलन किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों के बारे में अगर पूछा जाता है, जो मैंने आज की क्लास में बताया, इन सब चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक्स और है, जैसे गुणक है, एपीसी एमपीसी, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा। कोई भी डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है, फिलहाल मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए जरूरी है, आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो देन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या छूट रहा है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।